अपना परिचय दें, नाम को दें। अच्छा सर, मेरा जिला गोपालगंज है। मैंने ग्रेजुएशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हिंदी लिटरेचर से किया है। तत्पश्चात मैंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय मास्टर ऑफ सोशल वर्क से एमए किया था। उसके बाद वर्तमान में मैं एक नियोजित शिक्षक पर कार्यरत हूँ। मैंने अपनी 64th मेंस कल्याण से दिया था तथा मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना और देखना है। अच्छा, और हिंदी साहित्य से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो हिंदी साहित्य छोड़ करके आपने एलएसडब्ल्यू क्यों लिया? सर, मैंने महसूस किया सर कि हिंदी साहित्य से मेरी तत्कालिक कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और मैंने एलएसडब्ल्यू को एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में देखा जहाँ मुझे जॉब की सिक्योरिटी मिल रही थी। जॉब की सिक्योरिटी मिल रही थी, कैसे? सर, उसके थ्रू मैं एनजीओ में या बिहार सरकार के चल रही प्रोजेक्ट या अन्य ऐसे सरकारी थे जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता था। अच्छा अच्छा, हिंदी साहित्य की समझ रखते हैं या भूल चुके हैं? सर, मैंने 2008 में बीए किया था, तो रिकॉल करने में आ सकती है। अच्छा, ये साहित्य क्या है, ये परिभाषित करें तो? साहित्य सर शब्द और अर्थों से लोकमंजन कारी ऐसी रचना है जो लेखक के भाव और विचारों को समाज तक पहुंचाने का प्रयास करती है। अच्छा, काव्य क्या है? काव्य सर एक लयबद्ध पद्धति है जिसमें भावना प्रधान होती है। काव्य के कितने भेद होते हैं? सॉरी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साहित्य और एलएसडब्ल्यू, आप अगर एसडीएम बन जाते हैं तो इन दोनों का क्या क्या योगदान हो सकता है, ज्वाइंटली और अलग अलग बताएं। सर, जहाँ तक साहित्य की बात है, साहित्य समाज की सदस्यता की बात करता है और एलएसडब्ल्यू संवेदनशीलता की बात करता है और दोनों का कॉमन चीज है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में संवेदनशील है। और सेकंड एआरसी की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उन्होंने भी कहा कि प्रशासक को संवेदनशील होना चाहिए। तो इस तीनों को एक्युमुलेट करके सर मैं अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, साहित्य में संवेदनशीलता होती है, जी सर। उसका कोई कविता सुना सकते हैं? हाँ सर, अगर कबीर को देखा जाए तो कबीरदास जी ने ये देखा कि समाज में बहुत बड़ी मतलब कि समस्याएं हैं। जैसे उन्होंने हिंदू धर्म पे भी, मुस्लिम धर्म पे वहाँ जो कुरीतियाँ थी उनको भी टच किया। सर आवाज आ रही है? जैसे उन्होंने कहा था कि काकर पात्र जो के मस्जिद लिया बना है, तो वैसे उन्होंने हिंदू में भी बोला था कि पाथर पूजे हरिने तो मैं पूजू पहाड़। क्या संवेदनशीलता कहाँ नजर आती है? संवेदनशीलता यहाँ नजर आती है सर कि वहाँ पे समाज जो था वो सर धर्मों में लड़ाई कर रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे सामंजस्य होना चाहिए। जैसे देखा जाए तो वो एक ऐसा काल था सर कि सिकंदर लोदी का काल था। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा शासक थे। उनके शासन में भी उन्होंने बाहर निकल के देखा, समाज को देखा कि हाँ समाज में क्या क्या कुरीतियाँ हैं, वहाँ भी बात करने की संवेदनशीलता इस संदर्भ में भी देख सकते हैं सर। तो उन्होंने कहा था अगुन सगुन नहीं कुछ भेदा। तो ऐसे गोपालगंज की 5 समस्याएं बताएं। सर सबसे पहली समस्या वहाँ जल प्रबंधन की है। दूसरी समस्या सर एम्प्लॉयमेंट की है। तीसरी समस्या सर कृषि की है। चौथी समस्या सर एजुकेशन की है और पांचवी समस्या सर मतलब लॉ एंड ऑर्डर की, वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे पहला आपने कहा जल प्रबंधन की समस्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? जल प्रबंधन की सबसे बड़ी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका सर कि वाटर मीटिंग किया जाए। जैसे कि वर्तमान में अगर परमिशन हो सर तो मैं कुछ अपने
वर्तमान में देखा जाए तो सर इस समय 6 ब्लॉक जो हैं बाढ़ से पीड़ित हैं गोपालगंज के, माझा, सिधवनिया, कुचायकोट, गोपालगंज, बैकुंठपुर और बरौली। और वर्तमान समय में सेम उसी टाइम में देखा जाए तो 3 ऐसे पश्चिमी ब्लॉक हैं जहाँ पे सुखाड़ की समस्या आ गई है। कटिया, गोपालगंज, कटिया, भोरे और विजयपुर। अगर सर यहाँ पे नहर होने के बावजूद भी पानी नहीं आ रही है, तो अगर उस वाटर लिंकिंग को कर दिया जाए तो सर यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी रोजगार जनरेट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकती है, कहीं कहीं पर्यटन भी कर सकते हैं और खेती तो होगी ही सर। ये जो आप जो गोपालगंज का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो तस्तरी आकार का है, तो क्या यह फिजिबल है? सर गोपालगंज में बहुत बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे सर ताल बड़े बड़े हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दें तो बाकी सर तो वाटर संचयन तो हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक समस्या ये भी है सर कि पानी गर्मी के सीजन में सूख जाते हैं, वाटर लेवल डाउन हो जाता है। गोपालगंज से बिहार के कोई मुख्यमंत्री बने हैं? हाँ सर, गोपालगंज से बिहार के 3 मुख्यमंत्री बने हैं सर। अगर परमिशन हो तो मैं तीनों के नाम बता सकता हूँ सर। सबसे पहले मोहम्मद गफूर साहब थे, उसके बाद श्री लालू यादव जी थे, उनके बाद श्री राबड़ी देवी जी थी, श्रीमती राबड़ी देवी जी। इन तीनों में आप सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री किसे मानते हैं? अगर तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते, अगर मुझे कहा जाए तो मैं लालू प्रसाद यादव जी को मानूंगा, अगर तीनों मुझे आप एक परमिशन देते हो। क्यों? सर उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया। सामाजिक न्याय का तो जीता जागता उदाहरण राबड़ी देवी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, जो प्रतीक हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री। उनका नाम आपने क्यों नहीं लिया? सर उनका नाम इसलिए नहीं लिया, एक समस्या देखी गई थी, लालू यादव जी के रीजन से पहले बिहार एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही थी, नेतृत्व स्थिरता की। बिहार 1967 से लेकर 1990 तक एक बहुत बड़ी समस्या जूझ रहा था। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री का काल लगभग शायद ही कोई ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने 2 वर्ष का स्थायित्व को प्राप्त किया। और उन्होंने पिछले वर्ष अब्दुल गफूर के बारे में आप क्या जानते हैं? सर ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बता सकता हूँ कि सर वो गोपालगंज के थे, वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे और पहले बिहार के मुस्लिम और आखिरी अभी तक के आखिरी मुस्लिम मुख्यमंत्री जी हैं। और सर उन्हीं के रीजिंग में मेरा गोपाल जो जिला है गोपालगंज 2 अक्टूबर 1973 को नए परिदृश्य में आया। तो आपको अब्दुल गफूर, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के बारे में बेहतर जानकारी नहीं हो तो आप कैसे इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर है, कौन सा ये है? सर गफूर जी का जो काल था सर मात्र 2 वर्ष का टेन्योर था उनका, और 2 वर्ष में उन्होंने सत्ता का स्थायित्व रखने में ही वो उलझे रह गए। अच्छा, ये कहा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव का काल विकास का काल न होकर भ्रष्टाचार का काल था, तो आप इसको कैसे देखें? सर अगर काल की बात की जाए तो व्यक्ति काल उसका भ्रष्ट नहीं होता है, और भ्रष्टाचार के काल भ्रष्टाचार के जेल में हैं, उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों के कारण ही जेल में है ना। यस सर। तो सर अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो सर जो हमारी जो जुडिशरी है वहाँ अपनी सख्त भूमिका निभाते हुए उनके गलत कार्यों को सजा के रूप में भी दी, ताकि वो एक मॉडल भी बन गया कि हाँ भाई वो पूरे भारत में एक मॉडल बन गया कि हाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ कुछ है शक्तियाँ। अच्छा, छत्रसाल जी पूछा जाए। थैंक यू सर। आप गोपालगंज से हैं? यस सर। थावे मंदिर काफी पॉपुलर है गोपालगंज का। जी सर। किस राजा ने बनवाया था? सर मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही, बट उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया था। अच्छा, वो अगर बोला जाए वो जो स्थापना हुई थी वो किस वंश के राजा थे? सॉरी सर, इसको सॉरी सर। गोपालगंज में बिहार में 11 शुगर मिल है, उसमें गोपालगंज में भी एक शुगर मिल है।
कुछ बताएंगे उसके बारे में? सर गोपालगंज में 3 शुगर मिल है सर, एक नहीं है। अब अभी ऑपरेशनल ऑपरेशनल तीनों है? नहीं सर, ऑपरेशन 2 है सर, सिधवनिया और सासामुसा। सासा मूसा ऑपरेशनल है ना? हाँ सर, ऑपरेशन है अभी। बताइए कैसे ये गोपालगंज में कैसा इसका स्टेटस है? ये किस तरह से आपको आपके डिस्ट्रिक्ट को मदद कर रहा है? सॉरी सर, कॉल आ गया तो कॉल कर लिया सर, बोला जाए। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री का जो एक आह्वान हुआ आत्मनिर्भर भारत, तो सभी आदमी निजी तौर पर भी, सभी पंचायत तौर पर, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट या राज्य, सभी अपने 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 स्तर से आत्मनिर्भर भारत की ओर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उसमें अगर गोपालगंज को देखा जाए तो उसके पास कुछ कुछ है। किस किस तरह के चीज़ों को आप बोलिएगा कि जो गोपालगंज का ब्रांड बन सके और नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके आत्मनिर्भर भारत के लिए? सर सबसे पहली बात कि गोपालगंज एक फर्टिलाइज लैंड है, तो यहाँ पर हम कृषि की बात कर सकते हैं, सबसे बढ़िया। और सबसे बड़ी बात ये बिहार की इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में एक डाटा है सर, बिहार में गोपालगंज दूसरा जिला है जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है। तो सर वो इन्वेस्ट का एक इलाका बन सकता है। तीसरा सर, अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात कर दें तो यहाँ पे मत्स्य पालन की बहुत बड़ी संभावना है। और एक डाटा है सर कि पूरे भारत से अगर बिहार में अगर फिशरीज का उपयोग किया जाए तो 10% पूरे भारत की कृषि उद्योग में इसका हिस्सा हो सकता है। अच्छा, ये बायोफ्लॉक तकनीकी क्या है? सॉरी सर, सुन नहीं पाया। बायोफ्लॉक तकनीकी? सर उसका हिंदी थोड़ा बोल दो, समझ नहीं पाया। बायो फ्लॉक। सर उसका हिंदी कर दो थोड़ा। आपने मछली पालन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और चलिए सतराज जी पूछे। अच्छा, अभी एक महीना पहले काफी फेमस हो गया था, एक नया नवनिर्मित पुल ये हो गया था, टूट गया था। इसके बारे में बताइए, क्या किस तरह का इसमें आपका आकलन होता है? भ्रष्टाचार है या कुछ तकनीकी खामियां थी या बाढ़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी था? सर एक 70 घाट पुल है जो गोपालगंज से मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। तो सर हर पुल पे एक लिंक रोड बनाए जाते हैं ताकि उस पर दबाव कम पड़े। तो लिंक रोड टूट गया था सर, और भ्रष्टाचार भी है। और वहाँ पे हम कहेंगे कि वहाँ पे कम इंजीनियर की थोड़ी सी इंजीनियर की भ्रष्टाचार उसमें शामिल है सर, अगर आम जनता की राय माना जाए तो। बिहार में अगर देखा जाए जो विकास हो रहा, बिहार में जो विकास का मेन अवरोधक है, अगर मानवकृत अवरोधक की बात करें तो आप 2 अवरोधक बताइए जो मानवकृत अवरोधक हो। सबसे बड़ी बात ब्रेन ड्रेन की समस्या और गरीबी। कैसे आप करेंगे इसको अपलिफ्ट, कैसे करेंगे आप? बिहार प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में कैसे इसको अपलिफ्ट करेंगे? सर इसमें मैं बिहार सरकार और कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं का सहारा लूंगा। जैसे अभी बिहार सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2017 को मॉडिफाई करके 2020 किया है। इसमें सर ये ध्यान दिया गया है कि यहाँ पे उद्योग इंडस्ट्रियाँ हैं, यहाँ पे कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट छूट दी गई, जैसे SC ST हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो। तो उसके प्रति हमको जागरूक करना पड़ेगा। कुछ लोग जो यहाँ पे हैं, उनको कुछ यहाँ पे व्यापारिक घराने भी हैं, इसमें उद्योग भी हैं, उनको हमको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। पंचायत लेवल पे हमको जा करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करनी होगी। इसमें जो प्राथमिकता क्षेत्र में सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है। उसके बाद सर बिहार की एक स्टार्टअप पॉलिसी जो यहाँ पे उद्यमी लोग हैं, जैसे अभी एक उद्यमी है, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। इस कोरोना काल में देखा गया है कि बिहार के सबसे बड़े पेपर कॉपी सप्लायर में उनका नाम आ गया इस कोरोना काल में उनकी उद्यमिता के चलते। अच्छा, अभी अगर
बिहार को देखते हैं तो हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है और जेंडर जो डिस्पैरिटी है वो भी है। गोपालगंज का जेंडर डिस्पैरिटी में एक अलग पहचान है, आप बताना चाहेंगे क्या है? पूरा बिहार में अकेला गोपालगंज ऐसा है। हाँ सर, बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है सर, सॉरी, गोपालगंज की जो लिंगानुपात है वो 10/21 है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है सर कि यहाँ की जो 10 की वृद्धि है 19.02 है, जो पूरे बिहार में सबसे कम है सर। हेलो सर। सर और इसमें आप गोपालगंज जी, सर बोला जाए। एनएच जो इंटर स्टेट एनएच है गोपालगंज से पार होती है, उसका यस नंबर सर, कौन सा है? 28 और 85। ठीक सर। बबलू जी, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अभी भारत चीन संबंधों को के बीच में जो खटास आई है तो कई प्रश्न उठे हैं, है ना? तो जो एलएसी का जो विवाद है 3 फ्रंट पे कहाँ कहाँ है? सर एलएससी का विवाद एक लद्दाख में, एक एलएससी का विवाद सिक्किम में है, और एक एलएससी का विवाद अरुणाचल प्रदेश में। यही विवाद है और कहीं भी है? मतलब वहाँ 3214 आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, अब आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, जी सर, अब आ रही है। भिखार भिखार सर आवाज कट रही है आपकी। खारी ठाकुर, हाँ सर, भिखारी ठाकुर जी सर। आवाज भिखारी ठाकुर के बारे में बताइए, आपके क्षेत्र से आते हैं। सर भिखारी ठाकुर भोजपुरी के एक रचनाकार माने जाते हैं, कवि भी हैं। मतलब उनका क्या देन है, कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है? भोजपुर सर क्षेत्र भोजपुरी जो बोली जाती है। सर भोजपुरी के उत्थान के लिए उन्होंने कई कई बार कई कई पत्रिकाओं का लेखन किया है सर। कई कई कविताओं का लेखन किया है, मंचन किया है। उनकी कुछ कृतियां हैं जो क्या किस पर आधारित था? सॉरी सर, इसको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। विदेशिया सुने हैं? विदेशिया हाँ सर, विदेशी एक गीत है उनका। थैंक यू सर। उन्हीं अच्छा, का है। ठीक सर। बताया जाए बफर जोन क्या है? बफर जोन सर, जब दो अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में जो स्टेट होते हैं उनको सर बफर जोन कहा जाता है। दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच में जो होता है वो बफर जोन कहा जाता है, जो या जो देश होता है उसे बफर जोन कहा जाता है। अच्छा, ये चाइना का कहना है कि एलएसी जो है वो 2000 किलोमीटर है और भारत का कहना है 3488 किलोमीटर है। ऐसा क्यों? सर वो अरुणाचल प्रदेश को पूर्वी दक्षिण तिब्बत मानता है सर, तो अरुणाचल प्रदेश को अपना सीमा मानता है। और साथ ही साथ जो 1962 के कब्जे में उन्होंने उसको ले लिया था सर, उसको भी उसमें से घटाया था, इसलिए जो बचा हुआ इलाका उसी को 2000 मानता है। अच्छा, ये मैकडोनाल्ड लाइन क्या है? मैकडोनाल्ड, सॉरी हम्म। सॉरी सर, जॉनसन लाइन क्या है? सॉरी सर, मैं बता सकता हूँ। अच्छा, आपका ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू है
आप मुझे बताएं कि वेज और वेज और सैलरी में क्या अंतर है? सर वेज जो होता है वो डेली पर होता है, दैनिक होता है, और सैलरी होता है सर मंथली। अच्छा, अब एक चीज बताएं कि बिहार कोरोना संकट में बिहार सरकार ने लेबर लॉज में कई चेंजेस करे हैं। क्या क्या चेंजेस है? सर बिहार सरकार ने लेबर लॉज में फैक्ट्री एक्ट 1948 में कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले सर उसमें कंपनी कारखाना की परिभाषा में एक चेंजेस आए हैं कि पहले था सर कि जहाँ बिना शक्ति के साथ अगर 20 श्रमिक काम करते हैं या शक्ति के साथ 10 श्रमिक काम करते हैं, अब इन्होंने सीधा इसको डबल कर दिया है सर, जैसे कि शक्ति के साथ 20 और बिना शक्ति के साथ 40। साथ ही साथ इन्होंने किया था कि पहले बंदी का ये नियम था कि अगर कोई नियोजक किसी संस्थान को बंदी करता है तो उसे 100 श्रमिक होने पर उपयुक्त सरकार के पास नोटिस देनी होती थी। वर्तमान में उसको बढ़ा करके 300 कर दिया गया। साथ ही साथ सर इसमें कार्य के घंटे 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिया गया है। अच्छा, और ये ये सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी लेबर लॉ चेंज किए गए हैं। तो ये लेबर लॉ जो चेंज किए गए हैं वो श्रमिकों के हित में है कि नियोक्ता के हित में? सर वर्तमान में अगर ये देखा जाए तो अभी इसके बारे में पूरी मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ बता सकता हूँ। थैंक यू सर। सर अगर ये देखा जाए कि 8 घंटे के बजाय अगर किसी भी श्रमिक को 12 घंटे काम कराया जाता है तो उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वनस्पति वहीं पे अगर देखा जाए तो इससे तो कंपनी का अपना काम जो टेन्योर होता है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन वहीं साथ ही साथ अगर राष्ट्र हित की बात देखा जाए सर तो राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र हित के फायदे में है सर। बाल श्रम क्या है? सर कारखाना सॉरी सर, किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को श्रम कराना ही बाल श्रम कहलाता है। अच्छा, तो टीवी या फिल्म या सीरियल में जो बच्चे काम करते हैं 5 साल 6 साल 10 साल के, तो क्या उसे आप बाल श्रम मानिएगा? सर उसमें एक लाइन लिखा गया है कि अगर कोई बच्चा कोई मनोरंजन वाला कार्य अगर करता हो जिसमें खतरनाक काम नहीं हो तो उसे बाल श्रम नहीं कहा जाएगा, अगर उसकी पेरेंट्स की परमिशन हो, जहाँ उसकी मानसिक और बौद्धिक विकास बढ़ोतरी होती है, उसे बाल श्रम नहीं कहा जाएगा सर, उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाएगा। अच्छा, बिहार सरकार ने बाल श्रम की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? सर बिहार सरकार की एक हेल्पलाइन नंबर है 1098, इस पर हम कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार ने बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम को कठोरता से लागू करने के लिए जगह जगह पे वो क्या बोलते हैं कि श्रम अधीक्षक नियुक्त किए हैं। साथ ही साथ इसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके दंड के प्रावधान होंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बताता है कि भाई यहाँ पे बाल श्रम हो रहा है तो उसके नाम को गुप्त रखा जाएगा और बालकों को छुड़ा करके उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। कुछ अभियान या योजना नहीं चल रही है? हाँ सर अभियान चल रहा है सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कुछ। चलिए, आज का इंटरव्यू आपका खत्म हो रहा है। फीडबैक हम दे देते हैं, ठीक है। पहला, जैसे मैंने आपको पहले तो आपका पॉजिटिव, आपको क्या क्या लगा, आप कहाँ कहाँ आपकी कमी है और कहाँ कहाँ आप अच्छा थे, ये बताएं। सर मेरी जो सबसे बड़ी कमी उभर के आई कि मैं किसी क्वेश्चन को बोलने के पहले उसमें एक किस शब्द को मैं दोबारा रिपीट कर रहा था। साथ ही साथ सर आपने जो IR के क्वेश्चन पूछे वहाँ पे मैं अपने को डल फील किया। एक चीज है कि प्रेजेंटेशन आपका ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा लाइवनेस और आना चाहिए, ठीक है ना। वो लगता है कि मतलब मोनोटोनस टाइप का लग रहा था, तो वो लाइवनेस थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप उस तरीके से चीजों को देंगे, क्योंकि आप वहां याचक के रूप में जा रहे हैं, आपके चेहरे से देख करके वो प्रसन्न हो जाए। और आप अगर मायूस से रहेंगे तो उनमें भी बहुत एनर्जी नहीं आएगी।
तो थोड़ा सा लाइवनेस जो है होना चाहिए। एक चीज ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, कभी भी किसी से कंपेयर पूछा जाए ना, तो कभी भी आप नहीं कहिएगा कोई श्रेष्ठ है, ये याद रख लीजिए। जैसे मैंने पूछा तीनों का जान के पूछा गया था कि कब किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो आप कहेंगे कि हर एक अलग अलग पीरियड में थे। जैसे गफूर साहब जिस पीरियड में थे और माननीय लालू प्रसाद जिस पीरियड में थे, उसका अलग अलग शेप है। तो आप इस तरह के सब अलग अलग फेजेस में थे और सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग है ना, और तब फिर एलिब्रेट कर देते है ना। जैसे गफूर जी का भी अब एक दो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा वो चीज आप डायरेक्ट कर लेंगे। दूसरा है एक सामाजिक न्याय की प्रत्येक महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो आप उसमें श्रेष्ठ नहीं हाँ करें। सर, ये याद रखिए, किसी भी और भी कोई चीज वही चल रहा है, आप कंपेरेटिव गार्ड आपसे करने पूछा जाए किसी संदर्भ में, उसको कभी भी श्रेष्ठ नहीं करेंगे। जैसे आपसे ये भी पूछा जाता है लालू प्रसाद इसीलिए यादव का ज्वाइन समाज करना, वही लिंक ज्यादा किया था। सामाजिक न्याय के पुरोधा है या नीतीश कुमार, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी कोई कंपेयर पूछा ठीक जाए तो आप किसी को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, इस चीज को आप ठीक है। गांठ बांध के रख लेंगे, ठीक है। और जहां एक्चुअली जैसे मैंने अपने हाँ, मछली का इस्तेमाल किया, तो मैंने पूछा बायोफ्लॉक तकनीकी क्या शादी है, में बतियाते हैं ठीक है। ठीक ना। वो जो है टैंक में मछली पालन की एक नई तकनीक है जो इजराइल से ली गई है और बिहार सरकार इसको नई अपना रही है। मैंने अपने वीडियो क्लासेस भी इसे दिया है। और इंटरनेशनल रिलेशन का आप जो है वीडियो क्लासेस मेरे हैं और इंटरव्यू के लिए ठीक है, स्पेसिफिक, देखते हैं हम बतिया आप उसको देख लें। क्योंकि इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, मिडिल ईस्ट, इनसे जुड़े हुए प्रश्न या जो दोहा पैक्ट हुआ है तालिबान और अमेरिका से बीच, तो उनके कुछ कुछ चीज काफी चर्चा में है, वो पूछे जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे चीज अभी छोड़ दिया, हॉबीज आपकी चर्चा नहीं की है, लेकिन एक सलाह है आपको इसमें हॉबीज में कि आप क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना, ये जो आप हॉबीज रख रहे हैं, तो देख लीजिए हॉबी का क्या मतलब होता है। तो हॉबी का मतलब डीपर इंटरेस्ट में हो, जो हॉबी का डीपर मतलब इंटरेस्ट में हो। फिटनेस में हो और टेंशन फ्री करता हो, अच्छा लगता है आपको, है ना। जैसे सर, हाँ सर, तो मैं तो क्रिकेट देखता हूँ तो टेंशन तो रिलीज होता ही है। हाँ, देखते हैं तब ना, खेलने में तो टेंशन रिलीज नहीं होता है, नहीं सर। ठीक है। और दूसरा क्या है कि क्रिकेट का बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट हॉबी। तो जो वहां जो बोर्ड में बैठे होते हैं, आप ये मान के रखें सारे लोग 60 प्लस के लोग होते हैं, तो उनको क्रिकेट से अभी रुचि नहीं होती है, ठीक है। तो वो फेडअप हो जाते हैं, तो वो कहते हैं क्रिकेट के अलावा कोई और हॉबी है। तो अब आप उस समय क्या करेंगे, तो आपको बताएं कोई और दूसरा हॉबी। तो अगर आप दूसरी हॉबी आप तैयार नहीं करेंगे तो आपको बहुत समस्या हो सकती है। सर मैं गाना गाना अचानक हॉबी कर सकता हूँ। हाँ, कुछ भी आप कर सकते हैं, तो उसका तैयार पहले से कर लेंगे तब ना। अचानक वहां पे चले क्रिकेट के अलावा कोई और हॉबी है, तो अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत, फंस जाएंगे वहां पे। तो एक दूसरा हॉबी भी आप तैयार जरूर कर लें, ठीक है ना। कई बार हमने देखा है कि क्रिकेट को लेकर फेडअप हो जाते हैं और क्रिकेट के अलावा कोई और हॉबी है, और अचानक लड़का कुछ बोलता है जिसका उसने प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है, तो नुकसान सा हो जाता है। तो इस चीज पर आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी नॉलेज स्टैंडर्ड से भी बहुत कुछ ठीक ठाक लग रहा है। दो तीन चीजों पर ध्यान देंगे, और क्योंकि मैं 5 मॉक इंटरव्यू कराऊंगा, तो हम हर एक पोर्शन को धीरे धीरे, जैसे आज जो पोर्शन किया गया वो अगले में नहीं होगा, तो वो अलग अलग चीजों को हम संग्रह करेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी चीज मुझे ठीक लग रहा है। और मार्क्स आज हम प्रत्येक दिन मार्क्स भी देते हैं, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप और कुछ पूछना है आपको, पूछे। हाँ सर, वो जो IR संबंधित जो आपका वीडियो है सर, उसका लिंक